क्या कर रहे हैं? अपने माइक और कैमरास क्लोज रखें काइंडली। अच्छा, उसमें हमने मैट्रिक्स पढ़ा था, मैट्रिक्स क्या होता है। फिर हमने मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस की कि मैट्रिक्स कोई भी हमारे पास हो तो उनकी एडिशन कैसे करनी है, सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है, ठीक है, किसी भी स्केलर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कैसे करना है, बेसिक बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी उससे। तो आज प्रॉपर शुरू से उससे अगला स्टार्ट करेंगे। उसके बाद बुक, आप में से कई लोग पूछ रहे हैं, बुक मैंने रिकमेंड की थी, ये बुक का फ्रंट कवर है, ठीक है, नज़र आ रहा होगा आपको, लीनियर अलजेब्रा बता भी दिया था। जिन्होंने परचेज कर ली है वेल एंड गुड है, जिन्होंने नहीं की वो कर लें, हमारा ऑलमोस्ट सारा कोर्स इसमें से कवर हो जाएगा। पाकिस्तानी बुक क्या इजी लिखी हुई है, बजाय इसके कि वो आप 3-4 बुक्स को कंसल्ट करें, ये एक में ही उन्होंने इकट्ठा करके सारा कर दिया है, तो इससे कंसल्ट कर लेंगे हम, मोस्टली टॉपिक हमारे इसमें से कवर हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद जी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उस दिन हमने किया है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की एडिशन, मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आ रही थी कुछ प्रॉपर्टीज आ रही थी मैट्रिक्स की जो हमने डिस्कस करनी थी, तो उनमें स्टार्ट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है जी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। कुछ मैट्रिक्स जिस तरह आम रियल नंबर की प्रॉपर्टीज होती हैं, कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज होती हैं, सेम एज इट इज मैट्रिसेस की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है और कोई बी मैट्रिक्स है, वो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, 2x2 का हो, 3x3 का हो, ठीक है, उसका ऑर्डर कोई भी हो सकता है। अब ऑर्डर से क्या मुराद है, जिनको नहीं पता वो समझ लें। ऑर्डर कहते हैं कि उस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, उसको कहते हैं ऑर्डर। अगर मेरे पास कोई लिखा हो, सॉरी, मेरे पास लिखा हो ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x3, ठीक है, तो 2x3 का मतलब जो पहले डिजिट आ रहा है वो रोज को रिप्रेजेंट करता है और जो सेकंड है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ 2x3 का मतलब है ए मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, ठीक हो गया जी। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए, एक मिनट, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। मेरे पास कोई ए बी सी कोई मैट्रिक्स हैं, तो उनमें अगर मैं 2 मैट्रिक्स को एडिशन करूं, अभी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिस्कस कर रहे हैं, एडिशन डिस्कस कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन की तरफ नहीं गए। अच्छा, ए और बी को 2 मैट्रिसेस हैं, ए प्लस बी करूं, यानी कि ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स में ऐड करूं या बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स में ऐड करूं, तो दोनों का आंसर जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा वो भी एक मैट्रिक्स मिलेगा और वो सेम होगा, यानी कि ए प्लस बी करें और बी प्लस ए करें तो सेम होगा। जैसे कि रियल नंबर में होता है कि आप 3 को 5 में ऐड करें तब भी 8 ही आंसर आएगा और 5 को 3 में ऐड कर लें तब भी 8 ही आंसर आएगा, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बाय टेकिंग 2 मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ ऑर्डर 2x2, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसका ऑर्डर आपको बता दिया जाता है, तो उसकी अपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है। ठीक हो गया जी। अच्छा, नेक्स्ट आ रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है ये 3 नंबर या 3 मैट्रिसेस के साथ लिंक होती है। ये माइक किसका ऑन है, बंद कर लें इसको। ठीक है जी। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब पहले हमने कम्यूटेटिव डिस्कस की, उसमें 2 मैट्रिसेस थे, अब 3 मैट्रिसेस अगर हों मेरे पास, कोई ए बी और सी मैट्रिक्स हों, तो उनकी मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है। तो ए प्लस बी प्लस सी, ये जो नजर आ रहा है, इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है।
ठीक। अच्छा, यानी कि अगर पहले दूसरे और तीसरे मैट्रिक्स को ऐड कर लें और उसके बाद उसमें पहला मैट्रिक्स ऐड करें, और दूसरी तरफ अब पहले दोनों को ऐड कर लें और उसके बाद उसमें तीसरा ऐड करें, तो ये भी दोनों साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके पास इक्वल आएंगे। इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर स्केलर है। अभी स्केलर डिस्कस कर रहे हैं, मैट्रिक्स नहीं कर रहे। कोई भी स्केलर नंबर है मेरे पास, 1 2 3 4 आई जे के समथिंग कुछ भी हो सकता है। दो मैट्रिक्स है मेरे पास ए प्लस बी, वो ऐड हो रहे हैं और दोनों के साथ एक के को स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस के को मैं अलग अलग दोनों के साथ कर सकता हूँ, यानी कि के ए के साथ भी अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस के बी के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एडिटिव आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी बेसिकली क्या होती है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एडिशन के लिहाज से। तो आइडेंटिटी वो नंबर होता है जिसको किसी, माइक क्यों बार बार ऑन हो रहा है किसी किसी। अब एक बार आपको मना कर दिया है कि अपने माइक ऑफ रख के, बाकी डिस्टरबेंस होती है क्लास में। ठीक हो गया, माइक क्लोज करने का है। ताहिर, रुबाब और जो इब्राहिम है ये अपना माइक ऑफ कर ले। अच्छा, ओके, उसके बाद आते हैं आज नेक्स्ट लेक्चर पे। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास आ रहा है, पहला लेक्चर जहाँ तक हमने डिस्कस किया उसमें हमारे पास उस बुक के अंदर जो पहली एक्सरसाइज है ये वाली, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप कर सकते हैं इजीली। जैसे उसमें हमने इक्वल मैट्रिसेस को डिस्कस किया था, तो ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये वाला, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स में अब मैंने आपको बताया था कि इक्वल मैट्रिक्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे इसमें ये और ये मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब है इसका हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के भी इक्वल है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू है 5 के। ठीक है। सेम एज इट इज 7 इक्वल है 7 के, 2 इक्वल है इधर 2 के, और x इक्वल है 8 के। तो इन इसको यूज करते हुए आप x और y की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में जो जो आपके रेलिवेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपने कर लेने हैं। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं आज के टॉपिक पे। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हों तो उनको हमने मल्टीप्लाई किस तरह से करना है। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास कोई भी अगर दो रियल नंबर हों तो उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट जो आता है वो एक रियल नंबर आता है। फॉर एग्जांपल 2 है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आंसर आता है। इसी तरह अगर दो कम्प्लेक्स नंबर ले लें, कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं अयोटा वाले नंबर जो होते हैं, तो उनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास रिजल्ट एक कम्प्लेक्स नंबर भी आ सकता है और रियल नंबर भी आ सकता है। ठीक हो गया। बिकॉज दो कम्प्लेक्स नंबर का जो प्रोडक्ट होता है ना, जैसे अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो अयोटा स्केयर बन जाता है जो कि -1 के इक्वल होता है, और -1 क्या है, एक रियल नंबर है। लेकिन जब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो एक मैट्रिक्स ही आता है। दो मेरे पास मैट्रिक्स हैं ए और बी, जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास रिजल्ट एक मैट्रिक्स आएगा, लेकिन सारे मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते।
यानी कि कोई एक मैट्रिक्स किसी ऑर्डर का हो, एक किसी ऑर्डर का हो, तो उनको आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब मल्टीप्लाई करने के लिए एक पेट रूल है, कोई बात है जो जेन में रखनी है, वो पूरी हो रही होगी शर्त, तभी वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। तो वो रूल क्या है? वो रूल ये है, फॉर एग्जांपल ये अगर आपके देख रहे हैं स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये कोई मैट्रिक्स है 2x2 का, और एक ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है 2x2 का, ठीक है। अब ये तो है ही 2x2 का, इसलिए इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स हो किसी और ऑर्डर का और बी किसी और ऑर्डर का हो, तो उन दोनों की मैंने चेक करना है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है या नहीं। तो वो कैसे चेक करनी है? वो ऐसे चेक करनी है कि जो पहला मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स फॉर एग्जाम्पल, उसमें जितने कॉलम्स हैं, जैसे इसमें एक ये कॉलम है, ठीक है, एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है, इसमें दो कॉलम्स हैं। ए मैट्रिक्स के कॉलम्स और बी मैट्रिक्स की रोज, ये वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। जैसे इसमें दो कॉलम्स हैं और दो ही रोज हैं, अगर ये इक्वल होंगी तब इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकती है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये पॉइंट नोट कर लें, इसके अलावा कोई भी मल्टीप्लिकेशन होगी मैट्रिक्स की, वो डिफाइंड नहीं होगी, ठीक है, वो डिफाइंड नहीं होगी। मैं आपको कोई भी क्वेश्चन दे देता हूँ जिसमें ए मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर कुछ और है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ और होगा, ठीक है, तो उनको मैं कहता हूँ मल्टीप्लाई करें। तो आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि जो मैट्रिक्स ए है उसके कॉलम्स और मैट्रिक्स बी की रोज वो इक्वल है। अगर तो इक्वल होंगी तो वो आप उसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट आए इसमें, ये अगर थ्योरी पढ़ेंगे। अब ये जो लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रो वेक्टर विद अ कॉलम वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन करनी कैसे है? फॉर एग्जांपल कोई भी एक मेरे पास वेक्टर है, उसकी अपने रोज उठानी है और दूसरे के कॉलम के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ये देखें, प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिसेस आर एंड सी इज डिनोटेड बाय आर सी, कहता प्रोडक्ट जो होती है इसको डिनोट करते हैं आर सी से, एंड इज डिफाइंड बाय द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ corresponding एलिमेंट्स ऑफ आर एंड सी, ठीक है। और वो होता क्या है? वो सम होता है उसके corresponding एलिमेंट्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं। ये एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल गिवन होगी, ये एग्जांपल गिवन है, ठीक है। उसने कहा है जी, चेक इफ द पॉइंट्स ए बी एंड बी ए कैन बी डिफाइंड, चेक करें ए बी, यानी कि एक ए मैट्रिक्स गिवन है, एक बी मैट्रिक्स गिवन है। कह रहा है कि चेक करें कि ये ए बी, ए को बी से मल्टीप्लाई करें और बी को ए से मल्टीप्लाई करें, ये डिफाइन है कि नहीं है। डिफाइन का मतलब है कि उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। अच्छा, आगे कह रहा है इफ सो, अगर है, कैलकुलेट द प्रोडक्ट्स, तो फिर कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले जब मैंने ए बी कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा कि पहले के कॉलम गिनूंगा, एक, ठीक है, ये दो और ये तीन, इसमें है तीन कॉलम्स और इसमें वन, ये टू एंड ये थ्री, तो थ्री रोज और थ्री कॉलम्स हैं। इसका मतलब ए के कॉलम्स बी की रोज के इक्वल हैं, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब करनी कैसे है? जब ए बी करना है तो इसका मतलब पहले ए को लिखेंगे फिर बी को लिखेंगे। उसके बाद करना क्या है? आपने जस्ट करना है, इसका पहला एलिमेंट उठाया, उसको इधर पहले से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 7 से, ठीक हो गया। 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14, दरमियान में प्लस, जब तक एक पूरी रो एक पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगी आपकी एक ये डिजिट कंप्लीट नहीं होगी। उसके बाद दरमियान में प्लस का साइन, फिर 1 को लिया और मल्टीप्लाई कर दिया नीचे वाली कॉलम से। इस तरह से लेना है, इस तरह से मल्टीप्लाई करना, यानी कि एक रो और दूसरे का कॉलम। उसके बाद क्या करना है? फिर 3 को लिया और इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 6, ठीक है। ये पहली पूरी रो और उसको पहले कॉलम से कंप्लीट कर दिया। उसके बाद अगर नेक्स्ट कोई रो है तो फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ करेंगे। इसी तरह अगर तीसरी भी होती तो पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना था। तो इस तरह से सबके साथ करते जाना है। फिर दूसरे में किया, 2 को 2 के साथ किया तो 4, फिर 1 को 3 के साथ किया तो 3, फिर 3 को 4 के साथ किया तो 12, ठीक हो गया। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ जाना है दूसरी रो पे। दूसरी रो में 3 लेना है, फिर
फिर से वही स्टार्ट, पहले रो के पहले एलिमेंट को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे को दूसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरे को पहले कॉलम के तीसरे एलिमेंट के साथ। हो गया। उसके बाद फिर उसी रो को पकड़ना है और दूसरी पूरी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा, एडिशन करके लिखा तो ये आपका जो आ गया 21, 19, 31 और 26, ये आपका आ गया आंसर ए बी का। ये डिफाइंड थी, ठीक हो गया, और इसकी हमने मल्टीप्लिकेशन कर ली। अब अगर बी ए करना है तो बी ए मल्टीप्लाई करना है तो इसका मतलब पहले बी मैट्रिक्स लिखूंगा फिर ए मैट्रिक्स लिखूंगा। बी और ए मैट्रिक्स, अब बी में कॉलम देखने कितने हैं, 1 एंड 2, ठीक है, 2 कॉलम है। लेकिन और इसमें रोज कितनी है, 1 और 2, उसमें 2 कॉलम्स हैं, इसमें 2 रोज हैं, तो इसका मतलब है कॉलम और रोज इक्वल हैं, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है। करनी कैसे है, सेम वैसे, 7 लिया 2 से मल्टीप्लाई, प्लस 2 लिया 3 से मल्टीप्लाई, 7 2s are 14 प्लस 2 3s are 6, 14 प्लस 6 20, ये 20 लिखती है, ठीक है। उसके बाद उसी पहली रो को लिया, 7 1s are 7 और 2 को 0 से किया तो 0 ही, तो ये 7 आ गया। फिर उसके बाद 7 को 3 से किया तो 21 और 2 को 5 से किया तो 10, तो 21 और 10 31, ये आ गया। क्लियर है। इसी तरह से फिर दूसरी रो को पकड़ लेना है और पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ, और फिर दूसरी रो को तीसरे कॉलम के साथ, ऐसे बारी बारी सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसका आंसर आ जाएगा 11 1 और 18, फिर 16 2 और 26। तो इस तरह से आपने मल्टीप्लिकेशन को कैरी करना है। ये होगी मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन। अब इसके पीछे हम छोड़ के आए 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, पहले वो करते हैं, ये वाले। यूनिट और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, इनमें ज्यादा फर्क नहीं है। ज्यादा फर्क क्यों नहीं है, कहता है कि अब पहले प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एन क्रॉस एन यूनिट मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स which has ones as element on the main or principal diagonal। प्रिंसिपल डायगोनल की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, वो कौन सी होती है, ये अपर लेफ्ट कॉर्नर से जो लोअर राइट कॉर्नर, ये सारा जो है इसको प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं या मेन डायगोनल कहते हैं या लीडिंग डायगोनल कहते हैं, ठीक है। वैसे ये भी डायगोनल्स ही है, ये भी डायगोनल है, इसी तरह से ये भी डायगोनल है ऊपर वाली, लेकिन जो ये दरमियान वाली है ये वाली सारी, ये इसको कहते हैं मेन डायगोनल। अगर कहता है कि मेन डायगोनल में सारे आपके 1 1 हों, ये मेन डायगोनल में सारे एलिमेंट जो 1 1 हों, उसके अलावा बाकी सारे अच्छा, मेन डायगोनल में 1 1 है और उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट उस डायगोनल के ऊपर और नीचे सारी एंट्रीज 0 हों, तो उसको कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, नोट कर ले। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसी को कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी इसी को कहते हैं, और इसको डिनोट किससे करते हैं, आई से, कैपिटल आई से। और ये जो नीचे एन लिखा हुआ है, ये इसके ऑर्डर को डिनोट करता है। यहाँ पे एन की जगह पे मैं 2 लिख दूं अगर, तो उसका मतलब होगा I2। I2 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो होगा 1 0 0 1, यानी कि जिसमें 2 रोज होंगी और 2 कॉलम होंगे, और मेन डायगोनल में सिर्फ 1 होगा, ऊपर नीचे सारी एंट्री 0 होंगी, उसको कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद ऑर्डर 2, ठीक है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिस्कस कर लिया, और नीचे है साथ डायगोनल मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी और डायगोनल सेम होते हैं, जस्ट क्या होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स में जो मेन लीडिंग एंट्रीज हैं वो 1 भी हो सकती हैं और कुछ और भी हो सकती हैं, और ऊपर नीचे इसकी भी तमाम एंट्री 0 होंगी, ठीक हो गया। बाकी सारी एंट्री 0 हो और मेन डायगोनल के ऊपर 1 हो या इसके अलावा भी कोई है। अच्छा, अब यहाँ पे एक रिजल्ट लिख लें कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स से होता है, क्यों, क्योंकि उसमें सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट होते हैं, बाकी सारे 0 होते हैं। लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता,
ठीक हो गया जी, ये रिजल्ट हो गया। अच्छा, ये चीजें करने के बाद ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है, आइडेंटिटी वो एलिमेंट होता है जिसको किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो उस पर कोई असर नहीं डालता। ठीक है, जैसे मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी है वो 1 है। अब आपको पता है कि 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर लें तो दूसरे डिजिट पे असर नहीं होता। इसी तरह जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो 0 है। 0 को किसी भी नंबर में ऐड कर लें वो वही रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, अब अगर मैट्रिक्स में डिस्कस कर रहे हैं तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा उसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने, ये वाला जो रिजल्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि ए को आई एन, एन कोई भी ऑर्डर हो सकता है, ए को आई एन के साथ मल्टीप्लाई करना या आई एन को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आएगा, ए मैट्रिक्स ही आपके पास आएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं जी ये नेक्स्ट कुछ एग्जांपल है, एग्जांपल 2 है। अच्छा, एग्जांपल 2 में उसने हमें 3 मैट्रिक्स दे दिए हैं। एक्स मैट्रिक्स एक दिया है जो कि 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। 1 क्रॉस 3 का कैसे पता लगा कि इसमें जस्ट 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, एक्स मैट्रिक्स है कोई 1 क्रॉस 3 का, वाई मैट्रिक्स है कोई 3 क्रॉस 1 का, इसमें 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, और ए मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का। अच्छा, हमने फाइंड क्या करना है, कहते चेक, चेक करें विच ऑफ द प्रोडक्ट्स, इनमें से कौन सी प्रोडक्ट एक्स वाई, यानी कि एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करें, वाई को एक्स के साथ करें, एक्स को ए से करें, ए को एक्स से करें, ए को वाई से करें, वाई को ए से करें। सारे मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं और बताना है कि इनमें से कौन कौन से डिफाइन है, और जो डिफाइन है उनकी प्रोडक्ट आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक हो गया। तो डिफाइन करने का मेथड अब मैंने आपको बता दिया है कि करना क्या है। जिनको मल्टीप्लाई करने लगे हैं, पहले के कॉलम और दूसरे की रोज आपस में इक्वल होनी चाहिए। अब अगर मैं एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं तो देखें, एक्स में 3 कॉलम है, एक ये 2 वाला और एक ये 3 वाला, और वाई में 3 रोज हैं, 5 वाली, 1 वाली और 3 वाली। उसके कॉलम और इसकी रोज इक्वल है, इसका मतलब इसकी मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है और ये पॉसिबल है। तो एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर लिया, ये देखें 1 को किया 5 के साथ तो 5, प्लस 2 को किया 1 के साथ तो 2, प्लस 3 को किया 3 के साथ तो 9। तो ये सारा मल्टीप्लाई किया तो 16, ये आपका प्रोडक्ट आ गई एक्स वाई की। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद वाई एक्स को जब मल्टीप्लाई करना है तो पहले वाई मैट्रिक्स को रखेंगे फिर एक्स मैट्रिक्स को रखेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 5 को 1 के साथ, ठीक है, उसके बाद अब इसमें दरमियान में प्लस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके नीचे कोई एलिमेंट नहीं है, 1 के नीचे कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो फौरन से अगला एलिमेंट शुरू हो जाएगा। फिर 5 को 2 के साथ और फिर 5 को 3 के साथ। इसी तरह दूसरी रो को पकड़ लेंगे, 1 को 1 के साथ, फिर 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ। ठीक हो गया। इसी तरह फिर 3 को ले लेंगे, 3 को 1 के साथ, 3 को 2 के साथ और 3 को 3 के साथ। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि इसमें एक कॉलम था, वाई में एक कॉलम था और एक्स में एक रो थी। कॉलम और रोज की तादाद इक्वल है, इसका मतलब है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ये इस तरह से ये पूरी एग्जांपल आपने करनी है, ये सारी इसके सारे पार्ट्स जो हैं। तो उसके बाद हम ठीक है जी। शो दैट द मैसेज, ये कैमरा बंद कर लें अपना मोहम्मद आजम और माइक भी बंद कर लें। शो दैट फॉर एनी मैट्रिक्स ए बी सी हुज प्रोडक्ट्स कैन बी डिफाइंड द मैट्रिक्स। अच्छा, उसके बाद आती हैं ये कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। ये प्रॉपर्टीज आपने डिस्कस करनी है मैट्रिक्स लेके। अब मैं पहले क्या कर रहा था
कि जब आपने एक्स वाई डिस्कस करना है तो पहले एक्स मैट्रिक्स रखूंगा फिर वाई मैट्रिक्स रखूंगा। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स की प्रोडक्ट के अंदर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में होल्ड करती है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं करती। वो क्या थी कि अगर आप ए मैट्रिक्स को बी के साथ प्लस करें और बी को ए के साथ प्लस कर दें, ठीक है, तो आंसर सेम आएगा। लेकिन जब आप ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या बी को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर सेम नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि जब आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, जब लिखा हुआ है कि ए को बी से मल्टीप्लाई करें, तो पहले आप ए मैट्रिक्स लिखेंगे, उसके बाद बी मैट्रिक्स लिखेंगे। तो ये चीज आपने प्रूव करनी है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। आपने कोई भी दो मैट्रिक्स लेने हैं, ठीक है, जिनका ऑर्डर मुख्तलिफ भी हो लेकिन उनकी प्रोडक्ट डिफाइन हो, यानी कि उनकी प्रोडक्ट पॉसिबल हो। पॉसिबल कैसे होनी है वो मैंने आपको बता दिया है कि कॉलम और रोज की तादाद चेक कर लेंगे। अच्छा, आपने कोई से भी दो मैट्रिक्स लेने हैं, एक ए मैट्रिक्स लेना है, एक बी मैट्रिक्स लेना है, फिर ए बी को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपने बी ए को मल्टीप्लाई करना है, और आपने चेक करना है कि वो सेम नहीं आए, सेम नहीं आते। तो ये प्रॉपर्टी आपकी प्रूव हो जाएगी कि मैट्रिक्स प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। ये वैसे पिछले पेज पे हो भी चुकी है। ये जब आपने x को y से मल्टीप्लाई किया तो देखिए आंसर क्या आया, 16, ठीक है। और जब y को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, ये 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स आया। तो इसका क्या मतलब हो गया कि एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स, यानी कि उनकी प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है। उसके बाद आ जाए जी, मैट्रिक्स की जो प्रोडक्ट वो एसोसिएटिव होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने एडिशन के लिहाज से डिस्कस की है, अब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। तीन मैट्रिक्स आपने लेने हैं, ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट में बता रहा हूँ आपको। तीन मैट्रिक्स लेने हैं, उन मैट्रिक्स को आपने कोई ए मैट्रिक्स ले लेना है, कोई बी ले लेना है, सी लेना है। ये प्रॉपर्टी उस पर होल्ड करवानी है कि पहले बी सी को मल्टीप्लाई करना है, उसका जो आंसर आएगा उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये आपकी होगी लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद आपने ए बी को पहले मल्टीप्लाई कर लेना है और जो आंसर आएगा उसको सी के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, ये आपकी राइट साइड हो जाएगी। तो देखना है कि दोनों का आंसर सेम आता है या नहीं। अच्छा, उसके बाद आ रही है ये डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये इसको फिलहाल रहने दो। वैसे ये भी हो जाएगी, जो आप ए बी सी मैट्रिक्स इधर लेंगे उस पे आप ये भी सेटिस्फाई करवा सकते हैं कि पहले बी और सी को ऐड करवा लें, ठीक है। बी और सी को ऐड करवाएंगे तो एक मैट्रिक्स मिलेगा, उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड क्लोज कर दें। उसके बाद ए बी को मल्टीप्लाई कर लें और ए सी को अलग से मल्टीप्लाई कर लें, फिर उन दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके पास इक्वल आएगी। तो इसको भी सेटिस्फाई करवाना है आपको। ओके, अच्छा, ये एग्जांपल है एक बार, उसके बाद मैट्रिक्स इनवर्स। अच्छा, ये लास्ट एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में वो क्या कह रहा है कि फॉर द 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ए, कोई भी कहता है 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। अब ये जो उसने जनरल मैट्रिक्स ले लिया है, जनरल मैट्रिक्स ये देखें, ये A11 जो लिखा हुआ है ना, 11 का मतलब है ए वो कोई एलिमेंट है, कुछ भी हो सकता है, 3 2 एंट्री उसकी 5 वैल्यू कुछ भी हो सकती है ए की। और 11 का मतलब है पहली रो का पहला एलिमेंट, ठीक है। ये 2 2 का मतलब है कि दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, ठीक है। ये ऑर्डर को जाहिर करता है, ये जो सब्सक्रिप्ट में उसके लिखा हुआ है ना 3 2 1 3 और 2 1, ये उसका सारा ऑर्डर है। इससे हमें पता चलता है कि वो मैट्रिक्स उसकी पोजीशन क्या है उस मैट्रिक्स के अंदर, वो कहाँ पे पड़ा हुआ है। अच्छा, हमने वेरीफाई करना है, वो कह रहा है कि वेरीफाई दैट ए इंटू डी थ्री इज इक्वल टू डी थ्री इंटू ए। अब डी थ्री क्या है, डी थ्री इज अ डायगोनल मैट्रिक्स विद ऑर्डर 3, ठीक है। D3 इज अ डायगोनल मैट्रिक्स विद ऑर्डर 3। डायगोनल मैट्रिक्स की पीछे डेफिनेशन पढ़ी, ये D3 उसने मैट्रिक्स भी आपको दे दिया, ये वाला डायगोनल मैट्रिक्स विद ऑर्डर 3। ये सिर्फ डायगोनल में D1 D2 D3 और ऊपर नीचे सारी एंट्रीज 0, ठीक हो गया। और ये देखें उसने I3 भी साथ बता दिया कि I3 में क्या होगा, डायगोनल में 1 1 होगा
और बाकी सारी एंट्रीज 0 होंगी। अच्छा, आपने करना क्या है, आपने करना है ए मैट्रिक्स ये जो है इसको D3 के साथ मल्टीप्लाई करना है और D3 को A के साथ मल्टीप्लाई करना है। आपने नोटिस करना है कि आपके पास दोनों साइड्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएंगे। अच्छा, ये एक साइड हम करके देख लेते हैं। ये मेरे पास D3 पड़ा हुआ है और ये मेरे पास A पड़ा है, ये D3। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो D1 को A11 के साथ, ठीक है, प्लस 0 को A21 के साथ और इस 0 को इस A31 के साथ, यानी कि ये पहली पूरी रो उठानी है और पहले पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह पहली पूरी रो उठानी है और दूसरे पूरे कॉलम के साथ, फिर पहली पूरी रो और तीसरे पूरे कॉलम के साथ। तो आंसर क्या आएगा, पहले जब D1 A11 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो D1 A11 आ गया और ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होके दोनों एंट्रीज 0 हुआ। उसके बाद जब नेक्स्ट में मल्टीप्लाई किया तो D1 A12 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, उसके बाद 0 के साथ और फिर 0 के साथ, फिर इसी तरह इस पूरी रो को उठाना है और इस पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो। फिर इस तरह सेकंड रो लेनी है सेकंड के साथ, फिर थर्ड रो लेनी है थर्ड के साथ, इस तरह से सारा मल्टीप्लाई करना है। आंसर आपके पास क्या आया जी, ये आ गया D3A का, यानी कि जब आपने D3 मैट्रिक्स को A के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया। अब A को पहले रखना है और D3 को बाद में रखना है, तो आप नोटिस कर सकते हैं दोनों का आंसर क्या आया, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, ठीक हो गया। तो इट इज क्लियर दैट D3A इज इक्वल टू AD3 इन द सिमिलर मैनर। सिमिलर इसी तरह से हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी चेक कर सकते हैं कि उसको A से मल्टीप्लाई करें पहले आइडेंटिटी को, या आइडेंटिटी को बाद में रख के A को मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों तरफ आंसर आपको A ही मिलेगा। अच्छा, अब इसका जरा क्लियर कर दूं आइडेंटिटी का। एक होता है इनवर्स। इनवर्स एक चीज होती है, इनवर्स दो तरह का होता है, एक होता है एडिटिव इनवर्स, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, ये माइक बंद कर लें एक मिनट। अच्छा, एडिटिव इनवर्स बात कर रहे थे। एडिटिव इनवर्स वो होता है, ठीक है, जिसको किसी भी वैल्यू में ऐड करें तो उस पर कोई फर्क ना पड़े, यानी कि एडिटिव इनवर्स अब एक वैल्यू है, एडिटिव इनवर्स है 0 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1, ठीक है। ये दो चीजें आपने याद रखनी है, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट में ऐड करें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को किसी भी में मल्टीप्लाई करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें वो वही रहेगा, 0 को किसी में भी ऐड कर दें वो चीज वही रहेगी। अब इनवर्स ऐसा नंबर होता है, अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहा हूं तो ऐसा नंबर, जैसे 5 है मेरे पास, तो 5 को मैं, अगर मैं 5 का इनवर्स लेना चाहता हूं तो मैं 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है। यानी कि 5 का मैंने इनवर्स लेना है तो मैंने कोई ऐसा नंबर तलाश करना है जिसको मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर 1 आए। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप जस्ट लिखेंगे 1/5, क्योंकि 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 का इनवर्स क्या है, 1/5। इसी तरह अगर मैं एडिशन में बात करूं तो 5 में मैं ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं कि मेरे पास आंसर 0 आए, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी है। तो आप कहेंगे 5 में -5 को ऐड कर ले, 5 और -5 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। ये इस लिहाज में, इस पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें, अब मैट्रिक्स के लिहाज से देखें, मैट्रिक्स में है ये आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका मतलब इसको मैं जिस भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा उस पर कोई असर नहीं होगा, वही वापस आ जाएगा। जैसे 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दे वो वापस वही आ जाता है। तो इसी तरह
ए को i3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें या i3 को a के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर हमेशा a ही आएगा। ठीक हो गया जी। यहाँ तक आज का लेक्चर क्लोज करते हैं। अब आपने करना क्या है, एक तो मैंने आपको पीछे 2 एग्जांपल बता दी, वो आपने करनी है सारी अपने हाथ से बगैर इसको देखे। दूसरी ये मैंने बताई है, ये वाली और इसके अलावा एक आध क्वेश्चन बता दूंगा। स्टैंड बना रस्सा ले आओ, रस्से ले दामन ही बड़ी है। ओके जी, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। ये अपने काम कर लेना है, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।